हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 पर कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। अब जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे अब वो क्या बनने लग गए, नबोब्स बनने लग गए। तो ये नबोब कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ क्या बताने की कोशिश की है, वट डिड इट मीन टू बी नवाब। भाई नवाब का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ये सबसे पहले इन्होंने पूछा है। इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। अब इसका अर्थ यहाँ ये है कि जो कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा, हमें पता है क्या चाहती थी, पावर को एक्वायर करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अथॉरिटी की ज़रूरत थी। बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स, लेकिन अब इसके साथ साथ इसका कुछ और भी अर्थ है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब जितने भी कंपनी के काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो अपने आप को क्या देखने लग गए थे, इस तरह से कि जैसे मतलब जैसे नवाबों का यहाँ रहन सहन था, तो उस तरह से व्यूज़ जो थे वो लेने लग गए थे कि भी हम भी इसी तरह से रहे। तो लाइक इस तरह के जो सपने थे वो उनके बन चुके थे कंपनी ऑफिसर्स के। नेक्स्ट पेज। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of the Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to the company official। अब जब जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, उसमें जो एक्चुअल नवाब था वहाँ का बंगाल का, उसे मजबूर किया गया कि वो काफ़ी ज़मीन दे और काफ़ी मात्रा में जो पैसा है वो पर्सनल, और जो पर्सनल गिफ्ट्स हैं वो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको वो दे। ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया गया क्योंकि वो हार चुका था। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ असम अ फॉर्च्यून इन इंडिया। अब जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने भी यहाँ पर रहकर अपने आप में काफ़ी जो पैसा था उसने इंडिया के अंदर कमा लिया था, बना लिया था अपना इसी तरह से। ही हैड कम टू मद्रास, उसके बाद वो मद्रास में आया। कब आया ये, 1743 के अंदर इंग्लैंड से आया था रॉबर्ट क्लाइव एट द एज ऑफ 18, जब ये 18 साल का था। व्हेन इन 1767 में जब ही लेफ्ट इंडिया, तो जब उसने जब इंडिया छोड़ा था, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ, जो अब की जो जो उसकी उस समय की जो इंडियन जो मुद्रा यहाँ से जो खजाना उसका था, इंडियन जो पैसा उसके पास था, वो लगभग कितनी कीमत का था, पाउंड 102, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में वो इतना पैसा जो था उसके पास था, बहुत ज़्यादा वेल्थ यहाँ से वो है वो लेकर गया था। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब उसे गवर्नर बना दिया गया था बंगाल का 1764 के अंदर, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसे ये कहा गया था कि जो करप्शन है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको ख़त्म करो। बट ही हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन उसी का क्रॉस एग्जामिन किया गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके द्वारा, उसी को चेक किया गया कि इसने कितना करप्शन किया है। ठीक है, 1772 में उसको चेक किया गया। विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनी उस समय हो चुका था, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी उसके पास, इसलिए उसका क्रॉस एग्जामिन किया गया। ऑल्दो ही वॉज एक्यूटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। हालांकि उसे एक्यूटेड होगा कि उसको बरी कर दिया गया था, या उस पर जो इल्ज़ाम लगे थे वो मतलब कि निर्दोष साबित कर दिया था उसे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। कब, 1774 में। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। हालांकि जितने भी कंपनी के ऑफिशियल थे वो जितना कि क्लाइव ने पैसा यहाँ पर बनाया था उतना पैसा वो नहीं बना सके थे। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन द इंडिया ड्यू टू डिजीज़ एंड वॉर। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो यहाँ पर इंडिया में उनकी जो थी अर्ली डेथ हो चुकी थी, किसकी वजह से, बीमारियों की वजह से या वॉर की वजह से।
and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. तो इसलिए सभी को करप्ट या डिसऑनेस्ट कहना जो है वो ठीक नहीं होगा. मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. बहुत सारे उनमें से क्या थे, हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, मतलब कि गरीब जो बैकग्राउंड था उन लोगों का. एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया. और उनकी जो इच्छा क्या हुआ करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो इंडिया के अंदर से बनाया जा सके. रिटर्न टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में जाने के बाद एंड लेट द कंफर्टेबल लाइफ, और वापस वो ब्रिटेन चले जाएं और वहाँ जाने के बाद वो कंफर्टेबल लाइफ जी सके. क्या मीन्स हुआ इसका कि जो सभी को जो है हम डिसऑनेस्ट और करप्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से क्या थे, गरीब बैकग्राउंड थे. सिर्फ उनका एक ही यहाँ पे एम होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो यहाँ पर बना सके और ब्रिटेन वापस जाने के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वहाँ की वो जी सके. दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ, अब जिन्होंने ये मैनेज किया कि वो पैसा लेकर यहाँ से जा सके, लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लिंटेड देयर रिचेस. अब वो क्या करते थे भाई, उन्होंने अपनी जो मतलब कि एकदम से जो जीवन है वो मतलब कि तड़क भड़क वाला उन्होंने जीना शुरू कर दिया वहाँ पर जाकर. और जो है जो वो उनकी अमीरी थी उसका बहुत ही ज़्यादा वो ढिंडोरा सा पीटना लाइक किस तरह से वो करते रहते थे. दे वर कॉल्ड नबोब्स, उन्हें कहा गया नबोब्स. नबोब्स का यहाँ पे तो नवाब कहा जाता था, लेकिन इंग्लिश जो उनका जैसे वर्जन में इंग्लिश में जैसे बोलते थे उनको, तो उन्हें नबोब्स कहा जाने लगा. तो आपको पता चल गया कि नबोब्स कौन थे, जो नए नए अमीर हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको नबोब्स कहा जाता था. एन एंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो नवाब था वो इसका नवाब वर्ड का इंग्लिश जो वर्जन था वो था. दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट and social climber in the British society and were ridiculed of made fun of in plays and cartoon. अब उनको क्या दिखाया गया था कि जैसे कैसे उन्होंने शुरुआत की और किस प्रकार से समाज में वो ऊँचे उठे, और कई बार उनको क्या किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था नाटकों के अंदर या कार्टून वगैरह जो भी बनाए जाते थे, तो उनको नबोब नबोब करके उनका मजाक भी उड़ाया जाता था. अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक कंपनी रूल एक्सपेंडेड. जो कंपनी का जो रूल है वो किस प्रकार से जो है बढ़ा आगे. इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, अगर हम एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से जो है इंडियन स्टेट्स पर कब्जा जमाया अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस टाइम पीरियड के अंदर 1757 से लेके 1857 के बीच में. सर्टेन की एस्पेक्ट्स अमर्ज, बहुत सारी जो बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं. द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑफ एन अननोन टेरिटरी, किसी भी अनजान टेरिटरी के ऊपर कंपनी ने डायरेक्टली जो है मिलिट्री अटैक जो है वो नहीं किया करती थी. भाई डायरेक्टली किसी को उसने कब्जे में लेना तो डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं करती थी. इंस्टेड इसके अलावा वो क्या करती थी, इसकी बजाय वो इट यूज़ अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. वो क्या जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके जो है वो अपनाती थी जिससे कि इंडियन किंगडम्स को वो अपने कब्जे में ले सके. अब इसके लिए डिप्लोमेटिक तरीके क्या होते थे, जैसे कि दो राजा हैं वो आपस में लड़ना चाह रहे हैं, तो एक को दोनों को भिड़वा दिया इन्होंने आपस में, चलो भाई लड़ो, ठीक है. जो कमज़ोर राजा होता था लड़ने के बाद उसको क्या करते थे, उसको अपनी हेल्प दे देते थे कि चलो हमारी सेना ले लो, हम तुम्हें जितवा देते. तो उसके बाद उसको जितवाने के बाद कमज़ोर पे कब्जा कर लिया और कमज़ोर की सारी टेरिटरी को वो अपने कब्जे में ले लेते थे कि उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग ही चले. तो डायरेक्टली वो उस पर अटैक नहीं करना सामने वाले पे, ठीक है. तो आपस में दो राज्यों को भिड़वा देना और फिर जो कमज़ोर शासक है उसको अपने कब्जे में ले लेना और उसके बाद अपना उसकी हेल्प करके किसी भी मेथड से जो भी उनको उस समय सूट करता था, तो इस तरह से वो लड़ाई लड़ते थे. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, अब बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 के अंदर हुई थी. तो जब ये लड़ाई हुई थी बक्सर की, उसके बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स
इन इंडियन स्टेट्स। अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, जो इंडियन स्टेट्स थी जिन पर वो खुद तो राज जिन पर कि मतलब कि जो इंडियन स्टेट होती थी जिन पर कि उनका अपना अधिकार हो जाता था, तो वहाँ पे जो ये पपेट रूलर बना रहे थे, तो वहाँ पर क्या कर देते थे, रेजिडेंट्स को नियुक्त कर देते थे। रेजिडेंट थे कौन एक्चुअल में? दे वर पॉलिटिकल कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। एक्चुअली जैसे इनका मेन काम क्या होता है, ये थे कौन, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स होते थे, और इनका काम क्या होता था कि कंपनी के फ़ायदे को देखना। दैट मीन्स क्या कहना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ये, कि जैसे राजा है, राजा क्या कर रहा है, क्या क्या काम यहाँ पर हो रहे हैं, ये सारी निगरानी ये जो रेजिडेंट नाम की पोस्ट एक रखी हुई थी, जो इनका कंपनी का अधिकारी वहाँ इस पोस्ट पर बैठता था और पूरे मतलब कि काम पे उस देश के राज्य के पूरी निगरानी रखता था कि ये काम क्या कर रही है, और उसकी सारी रिपोर्टें कंपनी को देता था। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब रेजिडेंट के थ्रू क्या करने लग गए कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे इन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, जो इंटरनल मामले थे इंडियन स्टेट्स के उनके अंदर। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर टू द थ्रोन। और उन्होंने ये डिसाइड भी करना शुरू कर दिया था कि ये जो है कौन अब आगे राजा बनेगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और किन को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो दी जानी है, ये सब डिसाइड कंपनी करने लग गई थी। समटाइम द कंपनी फोर्स टू स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडरी जो अलायंस है ये क्या है, इसको समझो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत यहाँ पर कि सब्सिडरी अलायंस क्या है। अकॉर्डिंग टू द टर्म, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, अलायंस की जो टर्म है इसके अकॉर्डिंग, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। अब जो इंडियन रूलर्स थे उनको ये अलाउ नहीं करती थी कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स को रखे, मतलब अपनी जो है अपनी आर्मी वो अब राजा जो है वो नहीं रख सकते थे। ठीक है, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, इनकी सुरक्षा कौन करेगा, कंपनी करेगी। सब्सिडरी अलायंस किसको कहते थे उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। बट हैड टू पे फॉर द subsidiary forces that company was supposed to maintain for the purpose of this protection। और लेकिन इन्हें उसके लिए पे करना पड़ता था, जो सब्सिडरी फोर्सेस मतलब जो भी मिलिट्री वगैरह जो प्रोवाइड करवाती थी ना रक्षा के लिए, उसको तो मना कर दिया कि तो अपनी मिलिट्री नहीं रखेगा, हम तुझे देंगे सेना। तो सेना के लिए सब्सिडरी फोर्सेस के लिए उस राजा को पे करना पड़ता था। ठीक है, दैट जो जिसको कि कंपनी रखती थी मेंटेन करने के लिए, जो पर्पस था जिसका प्रोटेक्शन करना, राजा की रक्षा करना। अब ये क्या होता था कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था राजाओं को इस चीज़ से। ठीक है भाई, अपनी जो है सेना भी नहीं है और उसके लिए उनको पे करना पड़ता था कंपनी को। ठीक है, सेना कंपनी दे रही है तो ऑर्डर किसका मानेगी, कंपनी का मानेगी, राजा को तो नहीं मानेगी ना। और राजा उसके लिए पे भी कर रहा है और राजा के कंट्रोल में भी नहीं है वो आर्मी। ठीक है, तो इस तरह का मेन मकसद था कि इंडियन रूलर्स को वीक बनाना। ठीक है, इंडियन क्योंकि उनकी अगर आर्मी अपनी नहीं होगी, आर्मी कंपनी की होगी, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो रूलर्स वीक होते चले जाएंगे। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर इंडियन रूलर जो थे वो पेमेंट करने में, जो सब्सिडरी फोर्सेस जो होती थी उसका पेमेंट करने में फेल हो जाते थे, तो उसकी टेरिटरी का हिस्सा जो है छीन लिया जाता था पेनल्टी के तौर पर। फॉर एग्जांपल, व्हेन रिचर्ड वेस्ले वॉज गवर्नर जनरल, जब जो रिचर्ड वेस्ले जो है गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक, द नवाब ऑफ अवध, जो अवध का नवाब था, वॉज फोर्स्ड टू गिव देयर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो 1801 में उसे आधी टेरिटरी देने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस का पे करने के लिए फेल हो गया था। और हैदराबाद को भी ठीक इसी प्रकार से उसकी आधी से ज़्यादा टेरिटरी जो थी छीन ली गई थी इसी आधार पर। क्लियर है? तो अब आपको सब्सिडरी फोर्सेस और सब्सिडरी अलाइंस का आपको पता चल चुका होगा क्या था। नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर।
अब यहाँ पर क्या बताया गया है